नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं, आज आपसे सीधी बात कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल खरी खरी। YouTube पर आप लोग तमाम वीडियो विभिन्न विषयों पर देखते होंगे, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा तरीका कुछ अलग है। हमारे वीडियो बनाने में और दूसरों के वीडियो बनाने के मंतव्य में भारी अंतर है। हम कोई भी खबर या कोई भी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से वो ही देते हैं। सबसे पहले हम जांच परख लेते हैं और जब हमें विश्वास होता है कि ये तथ्य परक बात है, तभी हम उसका वीडियो बना के उसको प्रसारित करते हैं। जबकि यूट्यूबर में अधिकांश, सभी के लिए बात नहीं कि हम ही एक अलग हैं या बहुत अच्छे हैं, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं। पहली बात, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो ये मान के बनाते हैं कि हमारे इष्ट मित्र, रिश्तेदार, बंधु, बच्चे बच्चियां, भाई बहन सभी उस वीडियो को देखेंगे। तो कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात हम अपने वीडियो में नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात, जो अफवाह, गलत बातें या भ्रामक बातें लोग YouTube में क्यों लाते हैं? ताकि अधिक लोग देखें, बार बार देखें। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि लोग बहुत देखें। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि हमारी बात आप तक पहुंच जाए। पर एक बात की तकलीफ तब होती है कि देखते हैं कि कई लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं और उसी वीडियो में कमेंट्स करके पूछते हैं जिसके बारे में हमने जानकारी दी हुई होती है। तो आपसे हमारा सविनय निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। जब समय मिले दूसरी बार देख लें। एक बात और है कि हमारे अगर इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, इसका मतलब इस वाले का ही नहीं, किसी भी वीडियो को शेयर करेंगे तो कोई भी आप पे टिप्पणी नहीं कर पाएगा कि ये गलत जानकारी आपने दी है। हम तथ्यों को जांच परख के ही रखते हैं और विभिन्न विषयों पर जो हमने 350 से ज़्यादा वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं, उसमें कई ऐसे वीडियो हैं जो कोई भी वैसी बातें नहीं सामने ला पाया समय से पहले। हम राजनीति पे भी कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन हमारे पेंशनर्स मित्र उन वीडियो को शायद नहीं रुचि रखते देखने में, क्योंकि हर एक की रुचि अलग अलग होती है। कुछ लोग कार्टून बड़े होके भी देखते हैं बच्चों के साथ। हम भी अपने छोटे बच्चों के जो नाती पोते हैं उनके साथ कार्टून देखते हैं, तो वो एक रुचि अलग होती है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी भी हम देखते हैं कुछ बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप हैं। वो भ्रामकता फैलाते हैं कि थंबनेल में कुछ, हेडिंग कुछ और अंदर मटेरियल कुछ, और वो बात गोल कर जाएंगे जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है थंबनेल के द्वारा, हेडिंग के द्वारा। तो ऐसे वीडियो जो भी बनाते हो उनसे सावधान रहें, क्योंकि जब वो इतना गड़बड़ झाला कर सकते हैं, पैकिंग कुछ है माल कुछ निकलता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, हम जब पेंशन संबंधी जानकारी देते हैं तो उनको 3 से 4 कैटेगरी में आप रख सकते हैं। 3 से 4 क्योंकि चौथी संघर्षपूर्ण वाली बात है। पहली वो बात हम बताते हैं खम ठोक के कि ऐसा आदेश हो रहा है या हो गया है, तो वो बात 100 में 100 नंबर वाली, यानी बिल्कुल 100% सही ही वैसी ही निकलेगी। जैसे कि हमने बोला कि जनवरी से 4% डीए वृद्धि होगी। डीए के साथ डीआर अपने आप जुड़ जाता है, पेंशनरों के लिए वो डीआर होता है, डियरनेस रिलीफ। तो 4% से अगर कम या ज़्यादा हो तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जुलाई में जो डीए वृद्धि हुई थी, लोग 3%, 5% के बीच में झूला झुला रहे थे। हमने शुरू में पहला वीडियो बनाया था 4% और अंत तक अपनी बात पे
ही हम कायम रहे। कायम क्या रहे, क्योंकि वो फार्मूले हैं, उसको आप प्रिडिक्ट करेंगे, आपका अगर सही अनुभव है तो आप बिल्कुल सही निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। तो वो जुलाई में भी हमने यही बोला था। अब जनवरी के लिए भी आप हमारे तमाम वीडियो देखेंगे, हमने अपने वीडियो में केवल 4 और 4 4 यही बोला है, जबकि कई बड़े धुरंधर नेता तक गलतफहमी पैदा करते हैं। आपको हम जो ये वीडियो खरी बात के नाम पे बना के डाल रहे हैं, तो इसमें साथ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें यही कर रहे हैं कि देखिए, नेता जो हमने नेतागिरी खुद की है, लेकिन हम किसी कि दूसरे के इशारे पे कुछ नहीं किया, हमने अपने मर्जी के मुताबिक काम किया है, सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से, सामने वाले की परेशानियों का निवारण किया है अपनी क्षमता से, अपनी दम पे। कानूनी समझ को इस ढंग से हमने प्रयोग किया कि सामने वाला जो भी हम तक आया उसकी समस्या का निराकरण किया। बदले में हमने उससे कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हमारी ऐसी कोई अपेक्षा कभी नहीं रही। अब रही बात कि दूसरे तरह का, चूंकि हमने एक बोला कि जो 100% सही वाली है, दूसरी ये बात होती कि जो सूत्र शब्द इस्तेमाल किया जाता, लिंक, इसके साथ अनुभव, तो उसमें वो बातें बताते हैं कि जो संभावित हैं और जिनका परिणाम लगभग सुनिश्चित होता है, लगभग। तो उनमें हमने ये बोला कि नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि जो लोग जुलाई में सेवानिवृत्त हुए हैं, कोर्ट केस जीत चुके हैं, हमने अपने सूत्रों से जानकारी जुटाई, और ये हालांकि लिखा पढ़त में कहीं नहीं, लेकिन हमने बोला था कि फरवरी तक निराकरण हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं, मिल जाएगा, लेकिन अभी कोई आदेश नहीं है। तीसरी बात भी जो है वो इसके करीब वाली ही होती है, जैसे कि हमारा जो एरियर बाकी है 18 महीनों का, 11% DA है, 4, 3 और 4। कई लोग 18% बोलते हैं, वो और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी भी हैं बड़ी पोस्टों पे, वो भी कंफ्यूज हैं। लेकिन ये 4%, 3% और 4%, 3 किस्तें बाकी हैं, और वो एरियर है। जो घोषणा सरकार ने की थी वो 11% 17% में जुड़ने के लिए किया था, और वो 28% कर दिया था, लेकिन एरियर नहीं दिया था। अभी कुछ लोग वीडियो चला के और बता रहे हैं कि जनवरी की पेंशन में ये DA एरियर लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, सरकार ने तो DA एरियर देने की मनाही कर दी। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को नहीं कहा कि आप DA एरियर दो। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी अवश्य की थी कि जब भी आर्थिक स्थिति देश की सही हो तो ये नियमानुसार देय होगा। हमने आपको शुरू से यही बात बोली कि आर्थिक स्थिति सरकार कह ही नहीं सकती कि अब खराब है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में सरकार ये गिफ्ट के तौर पे देगी। हालांकि मोटी रकम है, 34,500 करोड़, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि सरकार को देने में कोई परेशानी हो। तो ये 18 महीने के एरियर वाली खबर भी दूसरी ही श्रेणी की है, ये पूरी तरीके से संभावित है, लेकिन इसका कोई आदेश नहीं, बल्कि सरकार ने तो मना किया है। तीसरी वो खबर है 50-50 वाली, कि जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उनमें जैसे पेंशन वृद्धि, 65 वर्ष की आयु वालों की 5%, ये चर्चा है, दबाव है, मांग है, लेकिन इसका अभी कोई 100% आधार नहीं है, क्योंकि सरकार 80 वर्ष की आयु वालों को 20% पेंशन बढ़ा के दे रही है, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। कर्मचारी संगठन और सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, इसके लिए कोई आंदोलन भी नहीं हुआ है। जैसे NPS जो है, NPS वाले OPS के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन और ये दबाव डाल रहे हैं। हालांकि कर्मचारी संगठन जो वर्तमान कर्मचारी होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, पेंशनरों की मांग को उतना वो महत्व देते ही नहीं, बल्कि कई लोग तो हमने देखा NPS आंदोलनकारी हम लोगों को गरियाते हैं
कि ये लोग तो चाहते ही नहीं क्योंकि इनको तो मिल चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे तो बच्चे या छोटे भाई हैं, हम तो उनके शुभचिंतक हैं, हम मतलब हम सब लोग। तो हम आप लोग तो चाहेंगे कि उनका भला हो, और कईयों के तो बच्चे या भाई अभी भी नौकरी में हैं, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे। तो एक तो ये भ्रम है उनका। लेकिन जिस तरीके से एनपीएस वाले ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और श्रमिक संगठन साथ दे रहे हैं, ऐसा 5% 65 साल वालों को पेंशन वृद्धि के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, दबाव नहीं बनाया जा रहा है। अगर थोड़ा सा दबाव इसके लिए भी बनाया जाए तो ये आसान होगा, ये मिल जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि इसको हम 100 में 51% में रखते हैं, 50 से थोड़ा ऊपर। एफएमए वाला मामला है उसको हम 100% वाले में ही रख रहे हैं, पहले नंबर में। वो तो मिलना तय है, 3,000 रुपये 24 में मिलेगा ही, ये हमारा मानना। हालांकि ऐसा कोई सरकारी आदेश अभी नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष में क्या होगा ये हमारा अनुभव, और कानून के मुताबिक क्या सरकार निर्णय लेगी, संभावित पुराने फैसलों के आधार पर ये कह सकते हैं ऐसा होना तय है। अब डीए मर्ज, चूंकि 7वें पे कमीशन में इसका उल्लेख था पेज नंबर 848 में। हालांकि वहाँ पे उन्होंने पीएसयू के लिए, वो थोड़ा सा भ्रामक है वहाँ पे, लेकिन तात्पर्य तो सीधे सीधे यही कि पेंशन जो मर्ज होगी तो जब पेंशन मर्ज होगी तो भत्ते बढ़ जाएंगे। और एक नियम तो वैसे भी है कि 25% पेंशन डीए होने पर भत्ते बढ़ने का, और 50% जो कर्मचारी हैं उनके। लेकिन पेंशनरों का तो जब ये डीए मर्ज होगा तभी भत्ता बढ़ेगा, और वो भी केवल डीआर का, महंगाई भत्ता। तो ये स्थिति जो है तो 50-50 वाली है। अभी हम इसको 100 में 100 नंबर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अगर देखेंगे गजट को, गजट नोटिफिकेशन जो राजपत्र है 7वें पे कमीशन का, पेज नंबर 848 पर उसमें उल्लेख है। तो उल्लेख है तो सरकार को ऐसा करना ही चाहिए। अब इसकी जगह वो क्या करेगा, कुछ लोग उसमें 25% पेंशन बेसिक में डीए को मर्ज करके 25% बरकरार रखने की भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसकी कोई लिखा पढ़त और नहीं, केवल आधार वही है। पे कमीशन का जो राजपत्र था उसके पेज नंबर 848 पे जो लिखा है वही आधार है, और हम भी उसी आधार पे ही बता रहे हैं, निराधार बात वो नहीं है, बिल्कुल है। उसी तरह से जो भी बातें 8वें पे कमीशन की बात तो बिल्कुल हवा में चल रही है, और कई बड़े यूट्यूबर और सोशल मीडिया पे और समाचार पत्रों में भी, बड़े समाचार पत्रों में भी ये बात छप रही है कि कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार पर काम कर रहा है, सरकार 8वां पे कमीशन गठन करने की घोषणा कर देगी। क्योंकि पिछली बार फरवरी 27 या 28 फरवरी 2014 को पे कमीशन की घोषणा कर दी गई थी, गठन की 7वें पे कमीशन। तो उस हिसाब से चूंकि पहले बजट एंड में आता था, तो अब जो है 1 तारीख को ही बजट आ जाएगा, 1 फरवरी को। तो इसलिए चर्चा गर्म है, और कर्मचारियों को, ये संगठनों को दबाव बनाना भी चाहिए। तो पे कमीशन गठन के बारे में कोई पुख्ता आधार नहीं है, ये खबर बनाने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता, और ये एक रणनीति होती है नेताओं की। हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि ये रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे जब वेतन वृद्धि की जाएगी, जैसा कि पीएसयू सेक्टर में होता है, तो फिटमेंट फैक्टर एक बेसिक फार्मूला होता है। तो फिटमेंट फैक्टर चाहेंगे हम सभी लोग कि अधिकतम हो, तो उसके लिए ही ये सारा दबाव है। हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि सरकार पे कमीशन का गठन करेगी, आज के दौर में उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पहले वो जो उसके चेयरमैन और सदस्य थे
वो देश और विदेश की यात्राएं करते थे सब परिवार इसके नाम पे, और फिर बाद में वो रिपोर्ट सबमिट करते थे। काफ़ी इसमें खर्चा सरकारी अकारण उस समय बर्बाद होता था। पीएसयू में ऐसा बिल्कुल नहीं, फटाफट सब हो जाता है। तो एक तो ये बात है। अब बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं। कुछ चीज़ें हम जैसे अपनी तरफ से कहते हैं संघर्ष वाली चौथे नंबर की। जैसे हमने कहा कि ओपीडी शुल्क 150 से बढ़ा के 350 कर दिया गया। पहले 75 रुपये ही था, फिर वो 150 हुआ, अब 150 से 300 नहीं 350 हो गया, दुगने से भी ज़्यादा। तो ये रियम्बर्स क्यों नहीं होता है भाई? आप जब उनकी चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी ले चुके हैं और हमने इसके लिए बाकायदा शुल्क अदा किया लगभग 40,000 रुपया, तो जब हमने पैसा भी दिया है तो हम ये पैसा दे के क्यों करें? और अगर हमें पैसा देना पड़ रहा है तो सरकार को रियम्बर्स करना चाहिए। 350 कोई छोटी रकम नहीं होती है। कहीं की तो ये दैनिक मजदूरी है, क्योंकि वास्तविक मजदूरी नहीं पे की जाती है। 400 के आसपास तो एक व्यक्ति की मजदूरी होती है। तो 350 रुपये ये रियम्बर्स होना चाहिए। और साथ में जन औषधि केंद्रों को ऑथराइज किया जाना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवा प्रिस्क्राइब करता है और इसके लिए अधिकतम डॉक्टरों को अलाउ किया जाना चाहिए, तो वो प्रिस्क्राइब की हुई दवा जन औषधि केंद्र से खरीद के उसका रियम्बर्समेंट भी हो। जन औषधि केंद्र में जेनरिक दवाएं जो कि बेहद सस्ती होती हैं वो मिलती हैं, और यही नहीं, वो दवाएं नकली नहीं होती हैं। आप कहेंगे ये बेवकूफ़ी वाली बात हम कर रहे हैं, देखिए अनुभव यही है। आपको ब्रांडेड दवाएं नकली मिलती हैं। हम किसी व्यक्ति या शहर का नाम अगर लें तो वो उदाहरण बहुत पक्का है कोरोना काल को, कि कैसे लोगों को मारा गया नकली दवाओं के नाम पर, महंगी दवाओं के नाम। तो महंगी चीज़ ही नकली होती है, सस्ती चीज़ की नकल कोई नहीं बनाता है। ब्रांडेड दवाएं नकली होती हैं। रख रखाव में एक्सपायरी डेट के करीब में उसमें भी घालमेल कर लिया जाता है। अगर आप कोई टेबलेट कम लेते हैं तो वो एक्सपायरी डेट वाला हिस्सा अपनी तरफ रख के कट करके आपको टेबलेट दे देते हैं। तो ब्रांडेड दवाओं में बहुत घालमेल है। और आप कई बार दवाएं जब लेते हैं, आदत में है, तो वही कहीं भी आप खरीद लेते हैं दवाएं, तो उसका तो कोई रियम्बर्स नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं दाएं बाएं हैं। तो हमारा ये मामला है उस चौथे नंबर पे संघर्ष वाली स्थिति में, कि ये 350 रियम्बर्स होना चाहिए और जन औषधि केंद्रों को ऑथराइज किया जाना चाहिए। हो सकता है जन औषधि केंद्र की दवाओं के बारे में कई लोगों को आपत्ति हो, लेकिन ये हमारी सोच है। हम सरकार के पैसों को कारण बर्बाद कराने की बात नहीं कर रहे हैं। और 5वें नंबर पर हम एक बात वो करने जा रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है पूजा पाठ की। किसी देवी देवता पे आस्था, किसी बाबा पे आस्था, किसी नदी पे, कोई स्थान पे, किसी गुरु पे, तो ये आस्था होती है। और ये सबकी पर्सनल है, इसमें कोई टिक्का टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो स्वाभाविक है हमारी आस्था भी तो किसी पार्टी पे है। बिल्कुल आप किसी भी पार्टी की आस्था रखें, लेकिन आप अपनी बात कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हमने ये चैनल बनाया ही इसीलिए। हमें लग रहा है कि वर्तमान जो राजनीतिक दल सरकार चला रहा है केंद्र में, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। रही बात है 100 में 100 नंबर भले न दिए जाएं, लेकिन वो देश के लिए बेहद अच्छे, महत्वपूर्ण और प्रगति की दिशा वाले कार्य कर रही, तो हम उसके समर्थक बिल्कुल हैं। और अगर ये बात नागवार गुजर रही है हमारे कुछ सब्सक्राइबरों को, तो वो नमस्ते कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं। क्या दिक्कत है भाई? हम जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार पे हम नहीं समझते हैं कि कोई भी उंगली ऐसी उठाई जाए। हाँ, ये जो वेतन वृद्धि, ये सब मसले हैं, लोग जो टिप्पणी करते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं देने वाली और ये है, अरे भैया 7वां पे कमीशन भी इसी सरकार ने दिया है। और आप पूछिए आर्मी वालों से, 1 रैंक 1 पेंशन किसने दी है?
धीरे धीरे सब कुछ होगा। बीच में कोरोना काल का भयावह दौर आ गया जिसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ये वर्तमान सरकार और वर्तमान नेतृत्व का चमत्कार है कि ऐसी स्थिति में देश कुलाचे भर के आगे बढ़ रहा है। जब कई लोग गिर गए हैं, घुटने पे आ गए हैं, तो आप आलोचना करें, ठीक है, लेकिन मर्यादित भाषा में। हम ये नहीं करें कि आप इस सरकार की तारीफ करो, लेकिन आलोचना मर्यादित भाषा में करो। पीड़ा होती है इन चीज़ों की। किसी अब जो साइकिल नहीं खरीद पा रहे तो वो चार्टर्ड प्लेन पे चल रहे हैं। लालू मुलायम के परिवार की क्या आर्थिक स्थिति थी राजनीति शुरू करने के समय? अरविंद केजरीवाल 9 लाख रुपए अपना नहीं दे पाए थे जो लोन लिया था उन्होंने। उसके लिए रोना धोना करके पता नहीं वो माफ़ हो गया, वो तो माफ़ करने की बात कर रहे थे। तमाम ऐसे नेता जो मामूली हैसियत के थे आज वो अरबपति खरबपति हैं। गांधी परिवार की इतनी आमदनी कहाँ से है? उनका जो विदेशों में है, ये है, वो है, सब उनके जीजा जी या दामाद श्री जो मामूली से एक बर्तनों के व्यापारी थे, आज उनकी हैसियत क्या हो गई? तो सवाल है कि ऐसे लोग मोदी और योगी जैसे लोगों पे जब उंगली उठाते हैं तो हमें पीड़ा होती है। और यही बात कहने के लिए हम आए आज इस वीडियो में। राम जी का भव्य समारोह होगा, प्राण प्रतिष्ठा का। अपने भव्य प्रासाद में वो विराजेंगे और उनका असर पूरे देश में होगा। तो हम तो राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। सभी लोग अपनी जो है विषमता को समाप्त करके एक दूसरे का सम्मान करें। हम ये हरगिज नहीं करें आप हमारा सम्मान करो, अरे सम्मान, लेकिन एक शिष्टाचार होता है। तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमने ओपन कर रखा, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता, चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर दें, लेकिन नहीं, उससे हमें कुछ लोगों की पीड़ा भी मिलती। 95% लोग जो कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। वो पीड़ा हम तक पहुंचती है। उनको जो हमारे प्रति भरोसा वो व्यक्त करते हैं उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस लायक समझा, और हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब आधी अधूरी कोई जानकारी लेके हम आपके सामने नहीं आएंगे, जो कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं हम कोशिश उनकी भी करते हैं कि उसकी जानकारी लें। तो आप 100% भरोसा करें, हमारा कोई ऐसा व्यवसायिक कार्यक्रम नहीं है। पेंशन पर्याप्त मिल रही है और ऐसी है कि हम कुछ लोगों का सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन YouTube हमने कोई आय का जरिया नहीं बनाया, हमारे लिए कोई भी व्यवसायिक चीज़ नहीं है। इससे हम राजनीति पे जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इन घोटालेबाजों और ऐसे लोगों को जिनको इस देश की संस्कृति, इस देश के लोगों की कतई चिंता नहीं है, और वो लोग उन लोगों पे उंगली उठा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे गाली भी देंगे और कुछ लोगों को सपोर्ट में लगा देंगे। ये सब आप समझने की बात है। तो इसीलिए हमने ये बात कही कि हम अपने इसी चैनल पे राजनीति के भी वीडियो डालते हैं, लेकिन इस दावे और चैलेंज के साथ कि हमने जितने राजनीति पे वीडियो डाले हैं इतने स्पष्ट तौर से किसी ने बात कही नहीं होगी, और हमारी कही हुई एक भी बात गलत नहीं साबित हुई। चाहे चुनाव का परिणाम हो, जो हमने पहले बताया लगभग वैसा ही आया। INDI के गठबंधन के दिन ही हमने जो बोला था, उसके बाद 5-6 वीडियो इस पे अपलोड किए हैं, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तो आप पूरा भरोसा करें। हमने जड़ी बूटियों, घरेलू उपचार पे भी वीडियो डाले हैं अपने अनुभव के आधार पर, और अभी एक वीडियो फिर डालेंगे कि आप लोग अपना स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकें बिना दवाओं के, और उस पर आप भरोसा करें, क्योंकि वो हम खुद उन्हीं के आधार पर चलते हैं। हमारा स्वास्थ्य बीच बीच में गड़बड़ाता रहता है, लेकिन हमने आपको बताया हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ CGHS की सुविधा दूर दूर तक नहीं है, और हम जबलपुर में रह रहे थे, वहाँ सुविधा थी, तब भी हम ना के बराबर ही ली होगी। तो आपको ये बता रहे हैं कि ईश्वर की कृपा और अपनी जो भी किचन में उपलब्ध चीज़ें हैं उन्हीं से
अपना जिसको कहते हैं कि भेषज प्रणाली के द्वारा अपना उपचार कर लेते हैं। यानी घरेलू चीज़ें उपलब्ध हैं जो हैं, उन्हीं से हम अपना इलाज कर लेते हैं और वही बताते हैं, तो उन पे भी भरोसा आप करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देख लिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कमाल के लोग, उनको हम मित्र क्या कहें, वो उनमें हमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।